नमस्कार साथियों, आज हम जो है हमारे 6वीं के सिलेबस में जो एक नया बुक आया है जिसको हम खेल यात्रा के नाम से जानते हैं, खेल यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो आज का जो सेशन है उसको आप ध्यान से देखिएगा और जो भी आपके कमेंट्स होंगे, आपके जो भी अगर कोई आपको एक सलाह देना है, सजेशन करना है तो बिल्कुल कमेंट्स कीजिएगा। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। एक हमारे पास जो नया बुक है उसका नाम है खेल यात्रा। खेल यात्रा का जो बुक है उसमें कुल मिला के 5 इकाई जो है 5 यूनिट में बटा हुआ है। 5 यूनिट को कि हर एक यूनिट में क्या क्या चीजें हैं उसको हम पहले समझ लेते हैं। इकाई 1 में आपको मिलेगा साथियों शारीरिक शिक्षा एवं आरोग्य का महत्व। इसमें बच्चे जो है शारीरिक शिक्षा और आरोग्य का कैसा संबंध है, शारीरिक शिक्षा के द्वारा हम कैसे आरोग्य रह सकते हैं, रोग से दूर रह सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। बच्चे जो है ना, व्यक्ति एवं व्यक्तिगत रूप से बच्चों में खेल से क्या प्रभाव पड़ता है और सामाजिक रूप से बच्चे किस तरीके से खेल से क्या सीखते हैं, और इसके अलावा इसका खेल के दौरान या कक्षा में हमको क्या बनाना है, आनंदमय वातावरण का निर्माण करना है। तो इकाई 1 इससे संबंधित है। इकाई 2 जो है गामक क्षमता से संबंधित है, जिसको हम मोटोटरी डेवलपमेंट कहते हैं। चलने फिरने उठने बैठने इसका जो संबंध है, इसका जो कहना चाहिए कि एक दूसरे से सामंजस्य जो बनाना है उसकी जो शिक्षा देती है इकाई 2 है। इसमें बच्चे शक्ति के बारे में सीखेंगे, उनकी शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति किस प्रकार से विकसित होगी उसके बारे में सीखेंगे। बच्चे सहनशीलता के बारे में सीखेंगे। बच्चे अपने संतुलन बनाए रखने की क्षमता के बारे में बच्चे इस इकाई में सीखेंगे कि बच्चे जो है अपने चलने फिरने उठने बैठने के दौरान किस प्रकार से संतुलन बनाते हैं। इनकी जो गतिविधि, इनकी जो क्रियाएं हैं, इसमें जो खेल दिए हुए हैं उनके माध्यम से बच्चों का विकास होगा। इकाई 3 जो है मूलभूत रूप से खो खो खेल के कौशल के पर आधारित है कि खो खो खेल में कौन कौन से कौशल की जरूरत होती है, क्या नियम होते हैं उनके, है ना, चलने के क्या नियम रहेंगे, खो खो करने के क्या नियम है, फेंक खो किस तरीके से किया जाता है, बच्चों की एकाग्रता के बारे में, बच्चे के चलन क्षमता के बारे में जो है इस अध्याय में, इस इकाई में बताया गया है। अगला जो इकाई है वो इकाई 4 है। इकाई 4 में हमको हैंडबॉल के आधारभूत कौशल के बारे में है कि हैंडबॉल को पकड़ना कैसे, किस तरीके से हैंडबॉल का चालन करना है और एकाग्रता पूर्वक कैसे खेल खेलना है। हैंडबॉल के जो मूलभूत नियम हैं, इन नियमों को जो है इस इकाई में बताया गया है। 5वां इकाई बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसमें योग के बारे में बताया गया है कि योग क्या है, योग में कितने अंग हैं, अष्टांग योग के बारे में बताए गए हैं, हाथ के जो मुद्राएं हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से एक सामान्य सा परिचय हो गया है हमारा खेल यात्रा का जो नया बुक है उसका एक सामान्य परिचय जो है आप लोगों के सामने ये है कि ये जो है 5 इकाइयों में बटा हुआ है। मूलभूत से इस वीडियो में हम लोग इकाई 5 की चर्चा करेंगे। इकाई 5 में है योग। तो चलिए साथियों समझते हैं कि योग क्या है और योग में जो अष्टांग योग की बात करते हैं उसमें क्या क्या मूलभूत बात कही गई है। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एनसीएफ की बात की थी, नेशनल करिकुलम है ना, फ्रेमवर्क के बारे में, स्कूल एजुकेशन के लिए। तो स्कूल एजुकेशन में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के दौरान जो है खेल यात्रा बुक को किस तरीके से डेवलप किया गया है, इस बुक का क्या महत्व है, उसको इस स्लाइड में बताया गया है साथियों। आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। जैसे कि एनसीएफ 2023 के अनुसार कक्षा 6 में खेल यात्रा, जिसमें खेल और शारीरिक शिक्षा शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जो बच्चों के शारीरिक क्षमता, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता विकसित करने में मदद करता है, साथ ही स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। साथियों एनसीएफ कहता है कि खेल के द्वारा बच्चे में शारीरिक दक्षता आएगी, शारीरिक दक्षता के साथ साथ बच्चों में नेतृत्व की भावना आएगी, नेतृत्व क्षमता का विकास होगा और टीम भावना बढ़ेगी, जिससे उनके जीवन शैली में, स्वस्थ जीवन शैली में क्या होगा, बढ़ावा होगा।
शारीरिक शिक्षा और आरोग्य का महत्व क्या है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो है शारीरिक विकास होगा। जो हम खेल यात्रा के दौरान जो भी एक्टिविटी करेंगे उसमें शारीरिक विकास होगा। खेल और शारीरिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक क्षमता, गतिशीलता और समन्वय को बेहतर करने में मदद करता है। दूसरी बात, मानसिक विकास होगा। खेल और शारीरिक शिक्षा बच्चों के ध्यान केंद्रित करने में, समस्या समाधान करने में और निर्णय लेने की क्षमता को क्या करता है, विकसित करता है। इसके अलावा सामाजिक विकास की बात कही गई है। खेल और शारीरिक शिक्षा से बच्चों में टीम वर्क की भावना आएगी। जब टीम वर्क की भावना आएगी तो एक दूसरे से वो बात करेंगे तो संवाद कौशल भी उनका क्या होगा, इंप्रूव होगा, वो बढ़ेगा और वो संवाद कौशल के बारे में भी सीखेंगे। इसके अलावा क्या महत्व है, वे स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रोत्साहित होंगे। मतलब उनकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं, जब शारीरिक गतिविधियां शामिल होगी तो उनका जो स्वस्थ जीवन शैली का क्या करेंगे, वो पालन करेंगे। साथ ही साथ साथियों वो अनुशासित होंगे और किसी चीज के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। अगर वो अनुशासन में रहेंगे और जैसे हार और जीत से वो वाकिफ होंगे कि जीवन जो है हार और जीत का संगम है। जैसे बच्चे 6वीं क्लास से कम उम्र से इन सारी चीजों को अपने अंदर डेवलप करके रखेंगे, अपने अंदर समाहित करके रखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें दृढ़ संकल्प जो है, इच्छा शक्ति जागृत होगी और साथ ही साथ बच्चों में नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। साथियों इस तरीके से जो है खेल यात्रा का महत्व है या खेल शिक्षा का महत्व है। जैसे हमारा इकाई 5 कहता है योग के बारे में, तो अब हम जानते हैं कि योग क्या है। जैसे योगाचार्य लोग बोलते हैं कि योग जो है आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। अगर सरल अर्थों में बोला जाए तो योग क्या है, तो योग का अर्थ होता है जोड़ना, किसी चीज को जोड़ना। तो हम बच्चों को किससे जोड़ेंगे, है ना, बच्चे को उनके बेहतर भविष्य के लिए व्यक्तित्व विकास के साथ उसके शारीरिक विकास और मानसिक विकास और बच्चों के समग्र विकास, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं, उसके लिए जो है योग महत्वपूर्ण काम करता है। योग क्या है, भगवत गीता के अनुसार योग दुख और सुख से परे की स्थिति है। जब दुख और सुख की परे की स्थिति आ जाता है तो उसको योग की स्थिति कहा गया है। कठोपनिषद कहता है मन तथा इंद्रियों को सुरुचिपूर्ण नियंत्रण को ही क्या कहते हैं, योग कहते हैं। मन और इंद्रियों के सुरुचिपूर्ण नियंत्रण, मन का जो नियंत्रण है वो भी क्या कहलाता है, योग कहलाता है। योग का क्या मूल उद्देश्य क्या है, तो योग का मूल उद्देश्य है मन पर नियंत्रण करना। मन पर नियंत्रण करके हम जो है किसके द्वारा मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो योग के माध्यम से जो है मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथियों आपके खेल यात्रा पुस्तक में योग की बहुत सारे परिभाषा दिया गया है। उन परिभाषाओं को आप देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। आगे हम चलते हैं कि अष्टांग योग, योग के 8 अंग जो है वो क्या क्या अंग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। 8 अंग जो है हम आप सभी के सामने चर्चा करने वाले हैं। पहला जो अंग है उसको कहा जाता है यम। तो यम के बारे में इस बुक में बताया गया है। जब हम योग की कक्षा करते हैं, योग सीखते हैं, तो हमको ये मूलभूत बातें जो है योगाचार्य लोग बताते हैं कि यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है ना। इसके अलावा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो है 8 जो है योग के अंग हैं। तो अभी हम जानेंगे कि यम किसे कहते हैं, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार किसे कहेंगे, धारणा क्या है, ध्यान क्या है और समाधि क्या है। ये जो 8 अंग है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यम किसे कहते हैं। यम क्या है, तो यम है सामाजिक अनुशासन, सामाजिक व्यवहार, समाज के जो नियम है उसी को ही योग में यम कहा गया है। जो सामाजिक नियम है, सामाजिक नियम किसके द्वारा चलता है, तो इसके लिए 5 जो है यम बताए गए हैं कि पहला है अहिंसा। पहला क्या कहा गया है, अहिंसा। दूसरा कहा गया है सत्य। तीसरा कहा गया है अस्तेय और चौथा ब्रह्मचर्य। 5वां जो है अपरिग्रह के बारे में बताया गया है। अहिंसा क्या है ना, मन, क्रम और वचन से, क्रिया से किसी प्रकार की हिंसा ना करना ही क्या है, हिंसा ना करना ही हमारा क्या है,
अहिंसा है। दूसरी बात, सत्य क्या है? तो सदा सत्य बोलना, है ना, सदा सत्य बोलना। और ये भी कैसे? मन क्रम वचन से सदा सत्य बोलना ही क्या है? हमारा सत्य है। कहा जाता है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, और जो सत्य है वही क्या है? सुंदर है। इस तरीके से हम इसको समझना है। अस्तय, अस्तय का मतलब होता है चोरी ना करना, किसी प्रकार से चोरी ना करना ही क्या है? अस्तय है। चोरी ना करना अस्तय है ना। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हुआ? अपने इंद्रियों को क्या करना? अपने वश में रखना। इंद्रियों को वश में करना ही क्या है? ब्रह्मचर्य है। अगर इसको साधारण भाषा में, अगर इसके अर्थ को, अगर शब्दों का अर्थ जाने तो ब्रह्म और चर्य मतलब ब्रह्म जैसा आचरण ही क्या है? ब्रह्मचर्य है। दूसरी बातों में अपन कह सकते हैं कि ब्रह्म जैसा आचरण, ब्रह्म जैसा आचरण ही क्या है? ब्रह्मचर्य है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब आवश्यकता से अधिक संचय ना करना, आवश्यकता से अधिक संचय ना करना, इकट्ठा ना करना ही क्या है? अपरिग्रह है। अपरिग्रह मतलब अपनी आवश्यकता से अधिक की वस्तुओं का त्याग करना। तो ये यम में 5 नियम है साथियों, अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इस तरीके से इनके अर्थ भी हैं। आगे देखते हैं, दूसरा जो है उसको नियम कहा गया है। जैसे कि यम जो है समाज के लिए, समाज के प्रति हमारा अनुशासन है। यम जो है समाज के प्रति हमारा अनुशासन है, और नियम जो है व्यक्तिगत अनुशासन है। खुद के लिए जो अनुशासन है उसको कहा गया है नियम कहा गया है। नियम के अंतर्गत भी 5 ऐसे नियम हैं जिसको व्यक्तिगत रूप से क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। जैसे कि स्वच्छता, स्वच्छता जो है शारीरिक रूप से स्वच्छ रहे, मानसिक रूप से स्वच्छ रहे, इसको ही क्या कहा गया है? स्वच्छता कहा गया है साथियों। कि जब हम योग की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो मानव जो है मन क्रम वचन से क्या हो? वो स्वच्छ रहे, है ना, शरीर का स्वच्छ रहे। शारीरिक स्वच्छता कहा गया है, मन की स्वच्छता कहा गया है। इसके अंतर्गत हम अगर कक्षा की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, तो स्वच्छता जो है बच्चों को हम योग के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं। दूसरी बात है संतोष की बात कर रहे हैं। संतोष मतलब जिसमें जितना मिला है उसी में क्या होना? संतोष हो जाना, संतुष्ट हो जाना, है ना, इसको कहा गया है संतोष की बात कही गई है। तीसरी बात कहा गया है तप की बात, और चौथी बात स्वाध्याय की बात कही गई है, और 5वां जो है ईश्वर को समर्पण, है ना। संतोष से संबंधित आपके बुक में 2 दृष्टांत दिए गए हैं। उन दृष्टांतों को आप पढ़ के, उन दृष्टांतों के माध्यम से जो है बच्चों को संतोष क्या है और संतोष के क्या फायदे हो सकते हैं उसको बता सकते हैं, है ना। तप क्या है? तप जो है, जो हम मन क्रम वचन से क्या करते हैं? अपने आप को साधते हैं, अपने आप को, जैसे कि अगर स्कूल के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं कि कोई बच्चा जो है सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के क्या कर रहा है? अपना अध्ययन कर रहा है। तो बच्चा क्या कर रहा है उस दौरान? तप कर रहा है। किसके लिए? अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बच्चा क्या कर रहा है? तप कर रहा है। उसी प्रकार से जो शिक्षक साथी, है ना, शिक्षण के अधिगम कौशल को और अधिक से अधिक इंप्रूव करके, डेवलप करके बच्चों के लिए तन्मय होकर क्या कर रहा है? बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए जो काम कर रहा है वो तप कर रहा है। तप का आश्चर्य ये नहीं है कि हम जो है ना, पर्वत श्रृंखला में जाके इस तरीके से तप करें। हमारे सामाजिक व्यवहार में, हमारे जो दैनिक दिनचर्या है, उन कामों को, है ना, कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करना ही क्या है? तप है। अगला चौथी बात कर रहे हैं स्वाध्याय के बारे में। मतलब स्वाध्याय का अगर अर्थ जाने तो स्व अध्ययन, है ना। इसका दो अर्थ हो सकता है कि अगर हम शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो बच्चा स्वयं अध्ययन करे, है ना, उन पुस्तकों का, उन चीजों का जो उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, उनके सीखने के लिए क्या हो? सहायक हो। दूसरी बात, अगर योग की बात करते हैं स्व अध्ययन, तो स्वयं का अध्ययन करना ही क्या है? स्व अध्ययन है, स्वयं का अध्ययन। अगर हम योग की बात करते हैं तो योग के माध्यम से क्या करें? स्वयं का अध्ययन करें। अगर
बच्चा जो है अगर स्कूल में पढ़ता है या घर में पढ़ता है तो दूसरा अर्थ हो सकता है स्वयं से अध्ययन, स्वयं से अध्ययन कर सकता है बच्चा, है ना। तो स्वाध्याय के दो अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं कि स्वयं का अध्ययन करना और स्वयं से अध्ययन करना। अगला है कि जितना भी हम कार्य करते हैं, है ना, उसमें सारे कामों को जो है किस भाव से किया जाए कि सारा भाव किसके लिए है, ईश्वर के लिए समर्पित है। जैसे हम जो भी काम करते हैं समाज के लिए, बच्चे के लिए जो समर्पित भाव से करते हैं, जब हम काम समाज के लिए, बच्चों के लिए और देश के लिए जब करते हैं तो वो काम जो है ईश्वर का काम होता है और इस काम को हम ईश्वर को क्या करते हैं, समर्पित कर देते हैं। यही बात कर रहा है हमारा नियम। तो यम में 5 बातें हो गई, नियम में 5 बातें हो गई। आगे हम देखते हैं आसन के बारे में। आसन के बारे में किसी भी प्रकार से योग सूत्र में बात नहीं कही गई है। ध्यान दीजिएगा साथियों कि आसन के बारे में योग सूत्र में किसी प्रकार की बातें नहीं हुई है। क्या कहा गया है, पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, आसन कहा जाता है। सुखपूर्वक जो हम जिस आसन में, जिस पोजीशन में, जिस पोस्चर में सुखपूर्वक बैठ गए वही हमारा क्या हो गया, आसन कहा गया। पतंजलि के योग सूत्र में आसनों के नाम नहीं गिनाए गए हैं, लेकिन परवर्ती विचारकों ने अनेक आसनों की कल्पना की है जो अलग प्रकार के आसन है। जैसे कि हम, है ना, क्या करते हैं, खाना खाने के बाद कोई अलग आसन कर लेते हैं, है ना, कि हम जब योग या फिर प्राणायाम करते हैं या फिर, है ना, कमल आसन में बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं, शवासन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के आसन हैं। जो आसन है वो हठ योग की क्रिया के अंतर्गत लाया गया है, जबकि योग सूत्र में किसी प्रकार के आसनों की बात नहीं की गई है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। प्राणायाम मतलब वायु, प्राण जो है हमारा कौन है, वायु है, वायु हमारा प्राण है। और जब हम वायु लेते हैं, श्वास को अंदर करते हैं, है ना, और श्वास को बाहर करते हैं, मतलब रेचक और कुंभक की बात करते हैं हम लोग। और प्राण, है ना, प्राण वायु को क्या करना, रोकना, श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना ही क्या है, प्राणायाम है। मतलब श्वास को अंदर लेना और श्वास को बाहर छोड़ना। श्वास को अंदर लेना श्वास कहलाया, और जो है प्रश्वास का मतलब हो गया सांस को जब हम वायु को बाहर निकालते हैं, इस चीज को रोकना ही क्या है, प्राणायाम है साथियों। अगला है अष्टांग योग में प्रत्याहार की बात करते हैं। प्रत्याहार का अर्थ क्या हो सकता है, इसके 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है प्रतिधन आहार। मैं यहां पर लिखता हूं प्रतिधन आहार। प्रति का मतलब होता है अपने अंदर, अपने अंदर, और इसका अर्थ होता है झांकना। अपने अंदर क्या करना, झांकना ही क्या है, प्रत्याहार है ना। प्रत्याहार मतलब अपने अंदर झांकना। संसार के जितने भी आपको, है ना, भौतिक चीजें हैं जो आपके दिमाग को, इंद्रियों को क्या करता है, भटकाव करता है, उनकी ओर न ध्यान देकर अपने मन की ओर, अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व की ओर क्या करना, झांकना ही क्या है, प्रत्याहार है ना। इसमें कहा गया है कि इंद्रियों को नियंत्रण करना और अनुशासन में रखना। तो इंद्रियों को नियंत्रण कैसे करेंगे, जब हम अपने अंदर देखेंगे, है ना, बाहर की दुनिया की ओर नहीं देखेंगे, तब उसको क्या कहा जाए, क्या कर सकेंगे, हम इंद्रियों को नियंत्रण कर सकेंगे। तो ये प्रत्याहार के बारे में बताया गया है साथियों, है ना। अगला है धारणा। धारणा क्या है, तो चित्त को एक विचार अथवा वस्तु पर केंद्रित करना। किसी एक विचार पर अपने चित्त को क्या है, केंद्रित कर देते हैं, स्थायी रूप से रख देते हैं, उसी चीज को हम धारणा कह सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, अगर मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक के तौर पे मेरा अगर ध्यान जो है बच्चों की प्रगति के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, बच्चों को अध्यापन की जो मेरी अलग अलग शिक्षण पद्धति है, उस शिक्षण पद्धति में बच्चा कितना सीख रहा है, इस अगर मैं
पूर्णतः ध्यान देता हूं तो मेरी एक शिक्षक के रूप में मेरी धारणा जो है उसी पे एकाग्रचित हो जाती है कि बच्चा किस तरीके से सीखेगा। दूसरा, विद्यार्थी अगर किसी चीज को जान लेता है कि मुझे इस पाठ्यक्रम के माध्यम से और इस विषय वस्तु के माध्यम से मुझे किसी लक्ष्य तक पहुंचना है और लक्ष्य पहुंचने का एक ही मार्ग है, ऐसा करके अगर उसके चित्त में, उसके मन में एक विचार आता है और उसी पर वो बच्चा क्या कर लेता है, केंद्रित कर लेता है, उसको हम धारणा कह सकते हैं। दूसरी बात, अगर योगाचार्य के माध्यम से बात करें तो अपने मन को क्या कर लेना, किसी अपने लक्ष्य के ऊपर केंद्रित कर देना ही क्या है वो धारणा है। इस तरीके से हम धारणा को समझ सकते हैं। दूसरी, अगला बात आता है अष्टांग योग में ध्यान की बात होती है। प्रत्याहार और धारणा को साधने के बाद ध्यान जो है स्वयं ही सज जाता है। किसी एक स्थान पर वस्तु पर नियंत्रण, मन स्थिर होना ही क्या है, आपका ध्यान है। जब हमारा मन किसी एक वस्तु पे, एक जगह पर टिक जाता है, एक जगह पर नियंत्रण हो जाता है, उसी के बारे में, उसी जगह के बारे में या उसी चीज के बारे में मन क्या हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है। तो इस स्थिति को कहा जाता है कि ये क्या है, ध्यान की स्थिति है। और ध्यान के बाद जो है समाधि की स्थिति आ जाती है। योग के माध्यम से जो है समाधि की वो अवस्था है जिसमें आदमी का मन जो है पूर्णतः शून्य हो जाता है। समाधि यानी शून्य की स्थिति है जिसमें ध्यान की प्रकाष्ठा नहीं रहती है। मतलब ध्यान की प्रकाष्ठा ही क्या है, समाधि है, बोल रहा है। मतलब ये उच्च अवस्था है। जब हम अष्टांग योग में अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो हम किस में आ जाते हैं, समाधि की अवस्था में आ जाते हैं। तो धारणा, ध्यान, समाधि, आप सब अष्टांग योग के बारे में जान रहे हैं। और अष्टांग योग करने से पहले योगियों के लिए कुछ निर्देश दिया गया है। अष्टांग योग के प्रत्येक चरण को पार करने के लिए सावधानी और लगन से प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अगर यम नहीं साधा हूं और नियम की तरफ जा रहा हूं या आसन की तरफ जा रहा हूं, ऐसा नहीं। एक एक स्टेप को हमको क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए। चरणबद्ध तरीके से ही आगे बढ़ें। एक चरण सिद्ध होने से पूर्व अगले चरण पर जाने का प्रयास न करें। मन को सहज रखें, खुद पर विश्वास रखें कि अष्टांग योग के सभी अंगों को सीखा जा सकता है। इसमें शामिल जितने भी आसन हैं उसको सुबह खाली पेट करें। आप अपने पुस्तक में देखिएगा, बुक में देखिएगा शिक्षक साथियों, अष्टांग योग के बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है। इस वीडियो में आपको संक्षिप्त जानकारी अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। साथियों,